हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले हम 9 गो क्वेश्चन करा दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निष्ठापन क्या है। निष्ठापन क्या है तो इसको ध्यान से समझिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है, निष्ठापन कहलाता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निष्ठापन कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निष्ठापन कहा जाता है। देखिए वायु का अनुपस्थिति मतलब हुआ ना जहां हवा की मात्रा न हो, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसी को निष्ठापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भर्जन क्या है। भर्जन क्या है तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, भर्जन कहलाता है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें क्या होता है, जल होता है ना, वह वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को भर्जन कहा जाता है। देखिए आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछता है निष्ठापन और भर्जन में अंतर लिखे, तो आप लोग दोनों परिभाषा को लिख दीजिएगा, तो आप लोग का 5 नंबर गारंटी है कि मिल जाएगा। देखिए भर्जन को आप लोग याद रखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और जिसमें जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे भर्जन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है H2O तरल होता है जबकि H2S गैस है क्यों। H2O तरल होता है जबकि H2S गैस है क्यों। तो देखिए H2O में HO आबंध प्रबल होता है। H2O होता है ना, इसमें H और जो O का आबंध होता है यह प्रबल होता है। प्रबल मतलब मजबूत होता है, जबकि H2S में HS का जो आबंध होता है वह दुर्बल होता है। देखिए H2S है ना, इसमें जो H और S का आबंध होता है वह दुर्बल यानी कमजोर होता है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है। S का आकार क्या होता है, O से बड़ा होता है। S का जो आकार होता है वह O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है जबकि H2S गैस होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। H2O में HO का जो आबंध होता है वह प्रबल होता है, जबकि H2S में जो होता है ना H और S का बॉन्ड वह दुर्बल होता है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O तरल होता है और H2S गैस होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखे। लोहा के 2 अयस्क का नाम लिखना है, तो पहला आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट और दूसरा लिखिएगा हेमेटाइट। लोहा के 2 अयस्क का नाम पूछ रहा है, तो पहला आप लोग लिखिएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe3O4। और दूसरा आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। Fe2O3। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा। लोहा का 2 अयस्क है, हमेशा आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों अयस्क को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 विटामिन का नाम लिखे और उसके कमी से होने वाला रोग। 2 विटामिन का नाम लिखना है और उसके कमी से होने वाला रोग को लिखना है। तो पहले आप लोग लिखिएगा विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। दूसरा आप लोग लिखिएगा विटामिन बी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। तो आप लोग दोनों विटामिन को याद रखिएगा। सबसे आसान है विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। और दूसरा क्या है, विटामिन बी। तो विटामिन बी के कमी से क्या होता है, तो बेरी होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ विरागी में अंतर लिखे। ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ विरागी में अंतर लिखे। तो देखिए एक बगल आप लोग लिखिएगा ड्रॉ रागी और दूसरा बगल लिखिएगा ड्रॉ विरागी। देखिए ड्रॉ रागी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लायोफिलिक। क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। और ड्रॉ विरागी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक। तो आप लोग का कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछ देता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे। तो आप लोग दोनों सेम अंतर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, दोनों
दोनों का सेम अंतर लिखिएगा, जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे भी इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा। तो देखिए पहला अंतर होता है ना, इसमें बड़े बड़े औरू कौर के रूप में होते हैं। ड्रॉ रागी में क्या होता है, बड़े बड़े औरू होते हैं वह कौर के रूप में होते हैं। और ड्रॉ बिरागी में आप लोग देखिएगा इसमें छोटे छोटे औरू कौर के रूप में होते हैं। ड्रॉ बिरागी में क्या होता है, छोटे छोटे औरू होते हैं ना, वह कौर के रूप में होते हैं। दूसरा अंतर देखिएगा, यह अधिक अस्थायी होता है। देखिए ड्रॉ रागी होता है ना, अधिक अस्थायी होता है, और ड्रॉ बिरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। ड्रॉ बिरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। और तीसरा अंतर आप लोग देखिएगा ना, ड्रॉ रागी में तीसरा अंतर देखिएगा, आवेश की मात्रा शून्य होता है। देखिए ड्रॉ रागी में क्या होता है, आवेश का जो मात्रा होता है वह शून्य होता है, और ड्रॉ बिरागी में नो आवेश का मात्रा प्लस या माइनस होता है। क्या होता है, प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो आप लोग तीनों अंतर को याद रखिएगा। अगर इंग्लिश में पूछे तो आप लोग सेम लिखिएगा, और हिंदी में पूछे तो यही होगा। तो आप लोग इससे घबराइएगा मत। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए और डीएनए में अंतर लिखिए। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। तो एक बगल आप लोग लिखिएगा आरएनए और दूसरा बगल लिखिएगा डीएनए। तो आरएनए में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, तो एक कुंडलित होता है। और डीएनए में आप लोग देखिएगा तो यह द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित। डी से डीएनए और डी से द्विकुंडलित। दूसरा अंतर देखिएगा, आरएनए कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो औरू सूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो औरू सूत्र में पाया जाता है। तो आप लोग दोनों अंतर को याद रखिएगा। आरएनए एक कुंडलित होता है और डीएनए द्विकुंडलित होता है। आरएनए कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है, जबकि डीएनए औरू सूत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव क्या होता है। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। देखिए अभिक्रिया पर नो क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो आप लोग आंसर लिखिएगा, ताप जितना ही अधिक रहता है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। बस आप लोग को इतना ही लिखना है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इससे इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग का केमिस्ट्री का 120 को क्वेश्चन कराएंगे, और आप लोग को गारंटी दे रहे हैं आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएगा ना, सभी क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, टेफ्लॉन के एकलक का नाम लिखे। टेफ्लॉन का एकलक का नाम लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन का जो एकलक होता है उसका नाम क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। और इसका आप लोग सूत्र लिख दीजिएगा CF2 बराबर CF2। तो इसको आप लोग लिखिएगा। तो आप लोग का 1 नंबर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए इसको करा दिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, और इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।